Hello and welcome to the BioBeat by Henny, your place to study smart, not hard. In this lecture, we will be covering mitochondria and plastids, another two important organelles from neat point of view as well as the function of cell. अभी ये दोनों जो ऑर्गेनलीज हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का तो पार्ट नहीं है, पर सेल के फंक्शन में इनका तगड़ा हेल्प है. ठीक है, तो वी विल बी स्टार्टिंग फर्स्ट विथ माइटोकॉन्ड्रिया. अभी भले ही बायोलॉजी स्टूडेंट हो या नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट, सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल. ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल. ऐसा क्यों बोला जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी फॉर्मेशन होता है. एटीपी क्या है? आपकी एनर्जी करेंसी है. मतलब आप ब्रीद कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका जनरल, अब अगर आप ऐसे ही पड़े हो बेड पे, ठीक है, तो भी आपकी बॉडी में एनर्जी चाहिए आपको ज़िंदा रखने के लिए. क्यों? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम है, जो भी बॉडी आपकी फंक्शन कर रही है, चलो आप बैठे हो बेड पे, ठीक है, पर आपकी बॉडी फिर भी अंदर से काम कर रही है. आपने खाना खाया है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रही है. आपके बॉडी में हर जगह ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, आपका हार्ट पंप कर रहा है. तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही है? इन सब के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बिकॉज एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल. ठीक है, इतना समझ आया? अभी अगर ये एटीपी प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? रेस्पिरेशन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोला जाता है. अब इसके साइज पे अगर जाएं तो माइटोकॉन्ड्रिया इतनी छोटी ऑर्गेनली है. इट इज़ वेरी टाइनी एंड स्मॉल ऑर्गेनली फाउंड इन द सेल. ये इतनी छोटी है कि अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ये ऑर्गेनली दिखाई नहीं देगी until and unless you stain it with a stain known as Janus stain. ये Janus stain जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया से अटैच होता है. ठीक है, तो ये जो Janus stain है ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होके उसको स्टेन देगा, उसको एक कलर देगा, जिसकी वजह से जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो तो आपको सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया दिखता है और कुछ नहीं दिखता. ठीक है, सो यू नीड टू स्टेन इट. व्हाई? बिकॉज द साइज ऑफ mitochondria is very small, because of which you won't be able to observe it under the microscope. अगर साइज की ही बात छिड़ी है तो इसका डायमीटर जो होता है ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑन एन एवरेज इसका जो डायमीटर होता है इट इज़ 0.2 to 1 माइक्रोमीटर and the length of a mitochondria is 1 to 4.1 micrometer. These are the average measurements. एवरेज मेजरमेंट्स है. क्यों? क्योंकि साइज वेरी करता है, साइज वेरी करता है. अगर अब मैं इसके शेप की बात करूं, देखो साइज जो है ना वो वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द सेल. कैसे मैं बताती हूँ. अगर मैं शेप की बात करूं तो जनरली इसका शेप होता है सॉसेज शेप या सिलिंड्रिकल भी बोल सकते हैं. ठीक है, अगर मैं नंबर की बात करूं कि एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ठीक है, एक सेल की अगर मैं बात करूं तो कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो नंबर की बात करूं मैं तो वेरिएबल. अभी आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि जो साइज, शेप, नंबर है ये वेरिएबल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का. क्यों?
आप ही समझो कोई एक सेल है जिसको कंटिन्यूसली फंक्शन करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही तगड़ा काम करना पड़ेगा, तो उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, बल्कि उसके पास नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो ज़्यादा होगा, साथ ही साथ साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विल ऑल्सो बी लार्जर कंपेयर टू अदर सेल्स। ओके, कोई और सेल है जिसको इतना काम नहीं है, सिर्फ ऐसे ही जनरली सिर्फ क्या बोले, सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए थोड़ा बहुत काम करना है, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की साइज़ भी स्मॉल होगी, उसका नंबर भी कम होगा, ठीक है। तो उसके पास टाइनी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे विथ स्मॉलर साइज। ओके, तो साइज, शेप एंड नंबर वेरीज। इतना समझ में आया? ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं, इसका शेप देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसकी डायग्राम से हम समझ लेते हैं कि कैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज टू लेयर्स, ओके, टू मेम्ब्रेन्स। वन इज आउटर मेम्ब्रेन, another one is inner membrane. ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर जैसे ल्यूमेन है, उसके अंदर भी तो होगा, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वैसे इसका ल्यूमेन भी किसी चीज़ से परा है जिसको हमने बोल दिया मैट्रिक्स। ओके, अब देखो इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हमने बोल दिया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इसके पास इनर मेम्ब्रेन है, इसको हमने बोल दिया इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है जिसको हमने बोल दिया, ये वाली, इसको हमने बोल दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, अब समझो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, देखो आउटर मेम्ब्रेन जो है ना वो नॉर्मल है, रेगुलर है, पर जो इनर मेम्ब्रेन है वो ऐसे इनफोल्डिंग्स की तरह है। ये दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन जो है ये इनफोल्डिंग्स की तरह है। क्यों? अब तुम ही समझो, अगर कोई चीज़ ऐसी सर्कल है और दूसरी चीज़ उसी सर्कल को कवर कर रही है पर इनफोल्डिंग्स के साथ, तो इनफोल्डिंग्स की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ कि नहीं? ये इनफोल्डिंग्स की वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ कि नहीं? इसी वजह से इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। ओके, अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के पास अपने अपने एंजाइम्स अटैच्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है, ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसके पास कुछ एंजाइम्स हैं, ओके, दोनों मेम्ब्रेन के अलग अलग एंजाइम्स हैं जो उनका सेपरेट अलग फंक्शन है। तो दोनों मेम्ब्रेन के पास अपने इंडिविजुअल एंजाइम्स हैं और ये एंजाइम्स उस मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हैं। So this outer and inner membrane, both of them have their separate enzymes for their separate function. Done. This outer membrane is comparatively more permeable than inner membrane. जो outer membrane है वो अच्छे से permeable है, थोड़ा सा ज़्यादा permeable है in compared to inner membrane। इतना क्लियर है? अब ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, एक आरएनए है, राइबोसोम भी है, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए,
इसके पास आरएनए भी है और इसके पास 70S राइबोसोम है। जनरली यूकैरियोट्स के पास 80S राइबोसोम होता है, पर ये जो 80S राइबोसोम होता है वो कहाँ पे होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। ये तो एक ऑर्गेनली हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं है, उसके मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड है। पर यहाँ पे तो राइबोसोम ऑर्गेनली के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इधर 70S राइबोसोम है। यहाँ पे हम सेल के राइबोसोम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम राइबोसोम की बात कर रहे हैं एक माइटोकॉन्ड्रिया के अपने खुद के राइबोसोम की बात कर रहे हैं। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम होता है जो 70S है, जो कि प्रोकैरियोट्स में भी 70S होता है ना, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम है जो कि 70S राइबोसोम है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, वो उसके पास राइबोसोम भी है, यानी कि इसके पास वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं, ठीक है। इसको हमने बोल दिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनली, इसको हमने बोल दिया, ठीक है। या दैट्स इट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे हमने देखा आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल है, ठीक है, कंपैरेटिवली ज़्यादा परमिएबल है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में एक स्पेस है जिसको हमने बोला इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। फिर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो है इसके पास क्या है, मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, आरएनए है, फिर राइबोसोम है, ठीक है। ये जो है दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पे हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड थोड़े बहुत एनसीईआरटी में पॉइंट्स थे वो समझ लिए, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्लास्टिड्स। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लास्टिड्स। अब मैंने क्या करा है, प्लास्टिड्स के बारे में लिख दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं समझा रही हूँ फिर वापस लिख रही हूँ तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ओके, एंड आई डिडंट वांट टू स्ट्रेच द लेक्चर मच एंड लेट्स कीप इट प्रिसाइज, ठीक है। तो मैंने लिख दिए हैं पॉइंट्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज पॉइंट्स इन डिटेल। सी, plastids. What are these plastids? Plastids are double membrane bound organelles found in plants and euglenoids. सारे के सारे plants में मिलेगा। यहाँ पे शायद से लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से दिख नहीं रहा होगा, पर all plant cells and euglenoids have these plastids. Okay? प्लांट तो समझ में आता है, चलो यूग्लेनॉइड्स क्या है? यूग्लेनॉइड्स के बारे में आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे। अभी के लिए समझाती हूँ कि जो ये यूग्लेनॉइड्स होते हैं दीज आर मिक्सोट्रॉफिक इन नेचर। ये मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है? देखो, हमने ऑटोट्रॉफिक हमको पता है, सारे बायोलॉजी स्टूडेंट्स को पता होगा व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि खुद अपना खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक यानी हम लोग आते हैं जिसके अंदर हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, फिर चाहे वो प्लांट्स हो, वेजिटेरियन प्लांट्स खाते हैं, फिर नॉन वेज जो होंगे वो लोग एनिमल्स को अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। सो वी आर हेट्रोट्रॉफिक, तो हमको ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक पता है। मिक्सोट्रॉफिक मतलब जब तक सनलाइट है तब तक एज एन ऑटोट्रॉफिक काम करेगा, सनलाइट गई तो हेट्रोट्रॉफिक बन जाएगा, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक तो ठीक है मान लिया, पर ऑटोट्रॉफिक सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक है तो उसके पास प्लास्टिड्स होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था, देखो ऑटोट्रॉफिक के लिए क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक टाइप का प्लास्टिड है, ठीक है। तो plastids are present in all the plant cells and euglenoids. चलो, फर्स्ट पॉइंट हमको क्लियर हो गया। Then these plastids are large organelles. हमने अभी अभी देखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है these are very tiny, small, minute organelles जिसको हम जानस स्टेन से जब तक स्टेन नहीं करेंगे तब तक हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख पाएंगे।
ओके, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे उसको, है ना। पर ये प्लास्टिड्स जो हैं ये कंपैरेटिवली लार्ज ऑर्गेनेलीज हैं और इसके लिए कोई स्टेन की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही विदाउट स्टेन हम अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स हमने प्लास्टिड्स को डिवाइड कर रखा है 3 कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। अब ये प्लास्टिड्स हैं, हमने देखा क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है। पिगमेंट है क्लोरोफिल भी एक टाइप की, ओके। तो ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के जैसे सारे के सारे प्लास्टिड्स में कुछ पिगमेंट प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट हमने प्लास्टिड्स को क्लासिफाई करा है 3 ग्रुप्स में। एक है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो हमने देखा कि ये किसके लिए, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका प्लांट्स हो गए, आपके ये यूग्लिनॉइड्स हो गए, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट सारे ये प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स में तो होगा ही, ठीक है। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा और कैरोटिनॉइड्स होगा। ये पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स हैं, ठीक है। ये पिगमेंट्स इनका अमाउंट चेंज हो सकता है, पर ये पिगमेंट्स इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट विच इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स। अब देखते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट भी एक टाइप का प्लास्टिड है, ठीक है। पर इसके पास क्या होगा, इसके पास फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स होंगे, फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स, जैसे कि आपका कैरोटीन हो गया, ज़ेंथोफिल हो गया, ठीक है। ये आपके कुछ पिगमेंट्स हैं जो कि फैट सॉल्युबल हैं। और ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट is responsible for giving color to the plant। आप प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स देखते हो, इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सपोज कोई फ्लावर है रेड कलर का, कोई फ्लावर है येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, ये सारे कलर कहाँ से आते हैं, ये सारे कलर आते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट से, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इसकी क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा और ये क्यों ज़रूरी है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट, तो पहली बात ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मैक्सिमम अमाउंट, जिसकी हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा मीजोफिल सेल्स में, ओके। और ये करता क्या है, ये ट्रैप करता है किसे, लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है विच इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। हमने क्लोरोप्लास्ट समझ लिया, क्रोमोप्लास्ट समझ लिया। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर देता है प्लांट को, ओके। क्रोमोप्लास्ट समझ लिया। अब थर्ड कैटेगरी है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, दीज आर कलरलेस, इनके पास कोई कलर नहीं होता। इन शॉर्ट इनके पास पिगमेंट्स नहीं होते। देखो अगर कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा, पिगमेंट का मतलब क्या है, कलर, है ना। तो पिगमेंट अगर प्रेजेंट होगा तो कोई कलर होगा। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन, उसके पास क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड है, तो ग्रीन कलर है। क्रोमोप्लास्ट इसके पास ये सारे पिगमेंट्स है जिसकी वजह से रेड, ब्राउन, येलो, ऑरेंज ये कलर देता है। अगर मैं ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रही हूँ तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, यानी इसके पास पिगमेंट तो नहीं है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है न्यूट्रिशन स्टोर करके रखना, मतलब स्टोर्स द न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके पास स्टोरेज का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो एक होता है अमाइलोप्लास्ट। देखो अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट, these are the types of leucoplast, these are the types of leucoplast। जैसे मैं अमाइलोप्लास्ट की बात करूं, अमाइलो वर्ड इज यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एक बात याद रखो, जब कहीं पे भी अमाइलो
वर्ड आ जाए अमाइलो, तो वहाँ पे याद रख लो कि अमाइलो वर्ड इज़ यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट। आप अभी तो चैप्टर नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है किस एंजाइम, कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है, अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज इज इन्वॉल्व इन द फंक्शन ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो अमाइलेज, अमाइलो वर्ड जहाँ पे भी आ जाए तो वो रिलेटेड है कार्बोहाइड्रेट से। वैसे ही कहीं पे एल्यूरो वर्ड याद आ जाए, एल्यूरो वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो याद रखो कि एल्यूरो वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रोटीन्स। आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जब आप सीड का स्ट्रक्चर देखोगे वहाँ पे आएगा एल्यूरॉन लेयर। एल्यूरॉन मतलब कि प्रोटीन की एक लेयर होती है। ठीक है, तो ये एल्यूरो वर्ड इज यूज्ड फॉर प्रोटीन्स, यहाँ पे एल्यूरोप्लास्ट है। ठीक है, अब ये अमाइलोप्लास्ट ये क्या करता है, ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे एग्जाम्पल इसका ले लो पोटैटो। ठीक है, पोटैटो इज द एग्जाम्पल। पोटैटो के अंदर क्या देखने को मिलता है, अमाइलोप्लास्ट। वैसे ही इलायोप्लास्ट, अभी इलायोप्लास्ट जो होता है, इलायोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट्स। ओके, ऑयल्स, फैट्स, लिपिड्स आप बोल सकते हो। तो ये इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे, इलायोप्लास्ट का स्पेलिंग है ELAIO, फिर प्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे O पीछे से स्टार्ट करो, OIL, पीछे से देख रहे हो, इलायोप्लास्ट के अंदर ऑयल वर्ड आ रहा है, तो इससे याद रखो ये क्या स्टोर करता है, ऑयल, फैट्स, लिपिड्स। ठीक है, अब एल्यूरोप्लास्ट, अभी मैंने बोला एल्यूरो वर्ड से याद रखो प्रोटीन, तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन का स्टोर करता है, प्रोटीन का स्टोरेज करता है। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया कि प्लास्टिड्स जो है, प्लास्टिड्स ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये सारे प्लांट सेल्स में होगी, ये सारे के सारे यूग्लिनॉइड्स में होंगी। लार्ज ऑर्गेनेलीज हैं यानी कि इनको स्टेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके पिगमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इसको हमने क्लासीफाई करा किसमें, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, मीजोफिल सेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। फिर ये क्या करते हैं, एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। फिर क्रोमोप्लास्ट देखा, इसके पास फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड्स होंगे। ओके, कैरोटीन और जेंथोफिल्स होते हैं इसके पास पिगमेंट्स, और ये कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। फिर ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होते हैं, इनका शेप साइज वेरी करता है। ठीक है, इनका शेप एंड साइज वेरी करता है। इसमें भी हमने टाइप देखे, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, सभी के सभी जितने भी टाइप है सारे के सारे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को स्टोर करते हैं। जैसे कि अमाइलोप्लास्ट है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेगी, एग्जाम्पल पोटैटो। इलायोप्लास्ट ऑयल और फैट को स्टोर करेगी, और कौन सा है, एल्यूरोप्लास्ट क्या करेगी, प्रोटीन को स्टोर करेगी। ठीक है, अब हमारी NCERT में प्लास्टिड्स के लिए इतना दिया है। ठीक है, फिर हमको NCERT में इसको क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा इलाबोरेट करके इसका स्ट्रक्चर समझने का है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ सी, वी अंडरस्टूड प्लास्टिड्स। ठीक है, हमने क्लोरोप्लास्ट का भी डिटेल में स्ट्रक्चर समझने का है। तो ये एक पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट देखो, हर सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर भी वेरी कर सकता है। ठीक है, अब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा, मीजोफिल सेल्स में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीजोफिल सेल्स में ही क्लोरोप्लास्ट होगा, बहुत सारे सेल्स में हो सकता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप ले लो, एक एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, सिंगल सेल एल्गी है। ठीक है, इसके पास सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट है। वहीं पे अगर मैं मीजोफिल सेल्स की बात करूं तो उसमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट, एक सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है,
टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। अब जैसे देखो सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, वैसे क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर हमको ये स्ट्रोमा देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो ये पार्ट होता है इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर क्या देखने को मिलता है, देखो स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है, एंजाइम्स होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का सिंथेसिस कराते हैं। सो these enzymes synthesize carbohydrates and proteins, ओके। अब देखो इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर एक ऐसे सिक्के जैसा स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिल रहा है ना, देखो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जैसे कि सिक्के होते हैं, आप समझो 1 रुपये का या 2 रुपये का जो सिक्के होते हैं, वो एक सिक्का जो है ना, एक सिक्का, इसको अगर मैं इसको खाली लूँ, ये एक सिक्का, इसको मैं क्या बोलूँगी, इसको बोलूँगी थाइलेकॉइड। मगर ये एक सिक्के की, ये जो सिक्का है, ऐसे बहुत सारे सिक्के हैं, बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे कॉइन्स को अगर मैं एक पाइल में रख रही हूँ, एक ऐसे थप्पी बना रही हूँ, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेना। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, इसको मैं बोलूँगी ग्रेनम। ये एक पाइल है, वैसी एक दूसरी पाइल है, ये बहुत सारी पाइल्स को साथ में हम ग्रेना बोलेंगे, लेकिन एक पाइल को हम ग्रेनम बोलते हैं। एक पाइल के अंदर जो एक कॉइन है, कॉइन जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम थाइलेकॉइड बोलते हैं। और थाइलेकॉइड की अंदर की स्पेस को हम बोल देते हैं क्या, ल्यूमेन, ओके। यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर स्ट्रोमा है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर क्या है, एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का सिंथेसिस करा रहे हैं। अब इसी स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे कॉइन्स की पाइल बनी हुई है, ठीक है। जैसे मानो आपके पास एक 2 रुपये का कॉइन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो एक पाइल में पड़े हैं, इसको मैं ग्रेनम बोलूँगी। लेकिन ऐसी एक और पाइल है, इसको भी मैं ग्रेनम बोलूँगी, लेकिन इन दोनों को साथ में मैं ग्रेना बोलूँगी। और जो एक कॉइन है, इसमें से ये ग्रेनम में से मैं एक कॉइन को हटा ले रही हूँ, उस कॉइन को मैं क्या बोलूँगी, थाइलेकॉइड, ओके। सो ये एक थाइलेकॉइड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये सारे थाइलेकॉइड्स मिलके क्या बना रहे हैं, ग्रेनम, ओके। अब ये एक थाइलेकॉइड की जो अंदर की स्पेस है, उसको क्या बोला हमने, ल्यूमेन। थाइलेकॉइड के ल्यूमेन के अंदर कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। जो हम बोल रहे थे ना कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रही है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है। सो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम का जो एक थाइलेकॉइड है, मतलब सारे थाइलेकॉइड्स के अंदर होता है, पर ग्रेनम क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर, ग्रेनम में, थाइलेकॉइड्स के ल्यूमेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये जो थाइलेकॉइड का ल्यूमेन है, इसके अंदर आपका प्रेजेंट है क्लोरोफिल। अब ये एक ग्रेनम है, ये दूसरा ग्रेनम है, ऐसे बहुत सारे ग्रेनम्स हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रेनम्स हैं। अभी के लिए मैंने 2 दिखाए हैं जो कनेक्टेड होते हैं। इस ग्रेनम का थाइलेकॉइड इस ग्रेनम के थाइलेकॉइड से कनेक्टेड है। और ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको हम बोल देते हैं स्ट्रोमा लेमेली, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं स्ट्रोमा लेमेली, ओके। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर देखा, ये क्लोरोप्लास्ट का जनरल बेसिक स्ट्रक्चर देखा, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, अंदर ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का सिंथेसिस करा रहे हैं,
फिर इसके पास कॉइन्स की पाइल है जिसको हमने ग्रेना बोला, और सिंगल कॉइन को हमने थाइलेकॉइड बोला। थाइलेकॉइड के अंदर की स्पेस को हमने क्या बोला? ल्यूमेन। ल्यूमेन के अंदर क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट, जो क्या करेगी? लाइट एनर्जी को ट्रैप, फोटोसिंथेसिस करवाएगी। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स तो हैं, साथ ही साथ यहाँ पे डीएनए भी है, आरएनए भी है, फिर राइबोसोम्स भी है, डीएनए, आरएनए, फिर राइबोसोम्स। जैसे हमने उसमें देखा था माइटोकॉन्ड्रिया में, वैसे ही यहाँ पे कौन से राइबोसोम्स होंगे? 70S राइबोसोम्स होंगे। दीज आर स्मॉलर राइबोसोम्स। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, अनलाइक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। ओके, अब देखो एक कॉन्सेप्ट देखो, हाँ इसमें भी राइबोसोम्स, डीएनए, आरएनए ये सब है, यानी ये प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकता है, जो कि ये करवा भी रहा है ना। इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। ठीक है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, और एक कौन सी है सेमी ऑटोनॉमस? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी देखो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन्स हैं। ओके, चल देखो, अब ये याद ही रखो कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो जनरली ज़्यादा परमिएबल होती है, वो आसानी से किसी को भी आने देगी, पर जो इनर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी सख्त होती है कि नहीं, वो आसानी से किसी को भी आने नहीं देगी, वो सेमी परमिएबल है, बहुत कम परमिएबल है, बहुत ही कम चीज़ों को आने देगी। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो कि कहीं पे भी अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, कॉलेज में जो मेन गेट है उसके अंदर तो आप आसानी से चले जा रहे हो। ठीक है, तो उस मेन गेट को आप समझो आउटर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन आप समझो क्लास। अगर आप अपने क्लास में नहीं जाके अगर किसी और क्लास में जा रहे हो तो ऐसे आसानी से आने को मिलेगा? कॉलेज छोड़ो, स्कूल समझो। अभी कॉलेज में तो बहुत ही ऐसे लीनियंट होता है, स्कूल समझो। स्कूल के आप मेन गेट में गए, वो मेन गेट आपका आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर से कोई भी जा सकता है। पर जो इनर मेम्ब्रेन है वो आपके क्लास का डोर है। अगर आप उस क्लास से बिलोंग नहीं करते, सपोज आप 5th क्लास में हो और 6th क्लास में जा रहे हो, जाने को मिलेगा, क्लास टीचर वहीं पे रोक देगा कि नहीं, ये तुम मेरे क्लास में नहीं हो। ठीक है, वैसी होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन से तो आसानी से कोई भी चला जाएगा, पर इनर मेम्ब्रेन थोड़ी सी ज़्यादा ऐसे वो होती है कि नहीं, बहुत देख के इतनी आसानी से जाने नहीं देगी, बहुत ही लेस परमिएबल है वो। ठीक है, तो हमने देखा कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा परमिएबल है इन कंपैरिजन टू इनर मेम्ब्रेन। ओके, ये तो हो गई दोनों की बात, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन है कि आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है इनर मेम्ब्रेन, तो मान लेने का आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है। अगर क्वेश्चन ऐसा है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में से कौन ज़्यादा परमिएबल है, तो क्या करोगे? ये क्वेश्चन आया था 2024 में, नीट 2024 में ऐसा एक क्वेश्चन है, इसीलिए आई डोंट नो 2024 में या 2023 में, मुझे याद नहीं है, पर ऐसा एक क्वेश्चन था। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये दोनों में से कौन ज़्यादा परमिएबल होगा? देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने क्या बोला था, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, राइट? तो उसके अंदर एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी एटीपी के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें इधर से उधर होती हैं, ये पूरा हम समझेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, अभी के लिए समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रही है। अभी एटीपी बनाना इतना इजी नहीं है, इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है। ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से, बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ से वहाँ होंगे, बहुत सारे आयंस और ये सारे यहाँ से वहाँ होंगे। तो इसके लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन थोड़ी सी ज़्यादा परमिएबल होती है कंपेयर टू
क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को थोड़ी एटीपी बनानी है, एटीपी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया को है। और एटीपी बनाने का एक बार प्रोसेस देखना आप रेस्पिरेशन में, इतना लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, इट इज़ मच मोर परमिएबल देन क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये एक मेम्ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट एक समझाना रह गया था, ये माइटोकॉन्ड्रिया अभी जब हमने पढ़ा तब। तो बस दोनों को अभी बता दिया, दोनों की मेम्ब्रेन का, कि दोनों की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा परमिएबल होगी कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। पर जब इनर मेम्ब्रेन की बात आए, इनर मेम्ब्रेन के बीच में कंपैरिजन आए, जो कि आया था नीट 2024 में ही शायद, तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर permeable than chloroplast. So yeah, that's it. We covered mitochondria and chloroplast. In the next lecture we will cover ribosomes. ठीक है, अच्छे से समझेंगे राइबोसोम्स क्या है, उसमें 7ts 8ts क्या है, ये S क्या है, ठीक है। तो ये सब समझेंगे शांति से। Till then, see you in the next lecture, and कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट बिलो, आई विल आंसर टू ऑल योर क्वेरीज, और पढ़ते रहो। टिल देन बाय।